हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के उन प्रावधानों के ऊपर जो शिक्षा से संबंधित हैं। यानी भारतीय संविधान का शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है, यानी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जितने भी भारतीय संविधान के अंतर्गत धाराएं हैं, अनुसूचियां हैं और वो कौन से भाग हैं जो आपके शिक्षा से संबंधित हैं, वो कौन से कानून हैं जो शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए। तो आज हम जो है उन्हीं बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि जो है शिक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आपका यहाँ से आता है तो यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो ये आप कहने को मजबूर होंगे कि वाकई ये वीडियो बहुत ही यूनिक बना हुआ है और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। और इसमें मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको रटाने वाला नहीं हूं। यहां जो भी हम बात करेंगे पूरे प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ और जो है बहुत ही आसान भाषा में हम जो है इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि आखिरकार भारतीय संविधान में शिक्षा के वो कौन से प्रावधान हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोगों को चलते हैं, हम बात वहां से करते हैं जब हमारे देश में आज़ादी के बाद भारतीय संविधान बना और वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तो उस समय जो है भारतीय संविधान के अंदर वो कौन कौन से जो है प्रावधान थे। तो बात सबसे पहले आती है भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। तो उन अनुसूचियों में जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और उन 8 अनुसूचियों में जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, शुरुआत हम लोग वहीं से करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण अनुसूची है और इसका सीधा संबंध जो है शिक्षा से है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो क्या कहती है, वो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करती है। वो ये बात करती है कि वो कौन कौन से विषय होंगे जिस पर कानून बनाने का काम संघ करेगा यानी केंद्र सरकार करेगी, वो कौन से विषय हैं जिस पर कानून बनाने का काम राज्य करेगा, वो कौन से विषय हैं जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यानी संघ एवं राज्य दोनों मिलकर करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचियों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहली का है संघ सूची का विषय, दूसरी राज्य सूची का विषय, तीसरी समवर्ती सूची का विषय। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा की। तो देखिए, जब भारतीय संविधान आपके देश में बना था तो उस समय जो हमारी शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। लेकिन जब आपके देश में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जब आपके देश में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है तो उस समय जो है 5 ऐसे विषय थे जिनको जो है उस समय 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में उसे जो है समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। उसी में एक विषय शिक्षा का भी विषय था, क्योंकि जितना काम जो है राज्य सरकारों को करना था, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना था वो नहीं हो पाया था। इसीलिए कहा गया कि इसे आप समवर्ती सूची का विषय बना दो, जिससे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके कानून बनाएं और दोनों अपना योगदान दें ताकि इसका अच्छे से विकास हो सके। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद आपकी जो शिक्षा थी वो जो है राज्य सूची का विषय न होकर के समवर्ती सूची का विषय है। तो यही प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है
कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देना, वर्तमान में जो आपकी शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। ये बात अच्छे से अब आपको समझ में आ गई। अब एक अनुच्छेद जरा ध्यान देना। अब तो अनुसूची 7 में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान हुए थे, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 कहाँ दिया गया है, तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तो वहां पे जो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व के जो सिद्धांत दिए गए हैं, वहां पे अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है एक बात कही गई थी। यानी अनुच्छेद 45 क्या कहता है, इसमें यह बात बताई गई थी कि राज्य जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ये बात अनुच्छेद 45 में कही गई थी कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा भाई, 14 वर्ष तक के आयु तक के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क रूप से एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अगर राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं करता तो आप इसके लिए जो है कानून यानी आप इसके लिए जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जितनी भी बातें संविधान के भाग 4 में दी गई हैं, अनुच्छेद जो है आपकी 36 से 51 तक वर्णित है। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में आता है। तो अनुच्छेद 45 में ये राज्य को गाइडलाइन दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा कि आप ऐसी व्यवस्था करोगे, लेकिन अनिवार्य रूप से यदि नहीं हो पाया तो आप जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अभी तक जब आपका देश आजाद हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद भी जो आपकी शिक्षा थी वह मौलिक अधिकार नागरिक का नहीं बन पाई थी। अब जरा ध्यान देना, अब बहुत मजे की बात है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई अनुच्छेद जो हमारा 45 है वो राज्य के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की व्यवस्था करेगा। ये बात अनुच्छेद 45 कहता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यह दिया गया है। अब बात करते हैं आपके देश में 42वां संविधान संशोधन के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जिसे शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होता है। वो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002। जब आपके देश में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है तो इसमें ये बात बताई गई कि इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी आपको पता है कि अब जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के बाद ही जो है शिक्षा जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार बन पाई थी। यानी शिक्षा को फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। उसको कहाँ जगह दी गई, ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो उसे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में अगर देखा जाए तो 19 से लेके अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है अनुच्छेद आते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद आपका 21 आता है जो जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 पहले जीवन जीने का अधिकार था, अब उसी में 21 पहले से था ही, अब उसमें 21 क बना दिया गया। अब 21 क बना करके उसी में जो है आपका जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। वह किस जो है आपके जो है कानून के द्वारा कब दी गई, तो वो 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में जो है हमारी जो शिक्षा थी वो नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गई, यानी मौलिक हक बन गई, फंडामेंटल राइट बन गया। कहाँ जगह दिया गया, संविधान
के अनुच्छेद 21 क में। अब जरा बात करते हैं, उसी समय बहुत बड़ा बदलाव अनुच्छेद 45 में भी होता है और अनुच्छेद 51 में भी होता है। अब क्या हुआ कि अनुच्छेद देखिए, अब जब देखिए आप एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क है, तो देखिए 51 क भी क्या था कि पहले एक अनुच्छेद 51 था। तो जब देखिए भारत देश में जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं प्रदान किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को अब बाहर निकाल दिया गया जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। अब वो मात्र जो है एक कानूनी अधिकार ही रह गया है। उसे संविधान के भाग 300 क में यानी 300 ए में जगह प्रदान की गई। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो उसमें आप बताएंगे वह एक अब मात्र कानूनी अधिकार हो गया है, वह आप नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक हक नहीं है। तो उसी तरीके से नागरिकों को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रावधान नहीं था, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। तो आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे भारत के अंदर जो है रूस की अनुकृति करके, यानी ये चीज जो है रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य का प्रावधान और जो है भारतीय संविधान में उसको जोड़ा जाता है। तो जब मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ किया गया, संविधान के भाग 4 क में किया गया, उसको जगह दी गई 4 क में और आपका अनुच्छेद था 51 क। तो 51 क जब जोड़ा गया तो उस समय जो है क्या था कि नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य ही सिर्फ दिए गए थे। लेकिन इसी 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जब होता है तो नागरिकों को 51 क में एक और जो है उनकी ड्यूटी जोड़ दी जाती है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, ये कब जोड़ा गया। तो यह 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में ही जोड़ा गया। जब 21 क बना उसी समय अनुच्छेद 11 भी बनता है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य उसी समय बनाया गया। तो इसमें क्या बात कही जाती है, तो इसमें नागरिकों को ड्यूटी प्रदान की गई। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। यानी आपकी भी जैसे नागरिकों को जब आपको मौलिक अधिकार दे दिया गया कि अब जो है शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार होगा, 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, देश की जिम्मेदारी होगी। यह बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसे बच्चे को चाहिए ही चाहिए। तो उसी समय जो है नागरिकों को एक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है या अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक का कोई भी बच्चा हो उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा वो अभिभावक या भारत का नागरिक। चलिए अब बात करते हैं 21 क। अब देखिए 21 क के अनुसरण में भारतीय संसद ने, देखिए 21 क के अनुसरण में भारतीय संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब इसी जो है 86वां संविधान संशोधन जो सन 2002 में होता है, अब जो है अनुच्छेद 21 क बना और आपका मौलिक कर्तव्य 51 क में 51 क के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसके पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसी जैसे ही जो है जैसे ही संविधान में संशोधन करके 21 क बना दिया गया तो इसी का अनुसरण करके भारतीय संसद ने अपने जब नागरिकों का जब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तो ऐसे में भारतीय संसद की मजबूरी बनी कि उसको भी जो है एक शिक्षा के ऊपर कानून बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है उसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित किया, जिसे जो है RTE 2009 से जाना जाता है। आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम
कब बना, तो सन 2009 में बना। यह बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब कब से लागू माना जाता है, तो यह आपके 10 में 1 अप्रैल सन 2010 से यह संपूर्ण भारत में लागू माना जाता है। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि 21 को यानी नागरिक जब जो है शिक्षा जो है जब मौलिक अधिकार बन गई यानी फंडामेंटल राइट बन गई, तो उसी के तहत जो है फिर जो है आपके देश में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 आता है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू माना जाता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि हमारे संविधान में और दूसरा कौन सा प्रावधान था, अन्य कौन से प्रावधान हैं। ये तो आज के डेट का नवीन प्रावधान है। अभी देखो उसी समय भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 46 बना था, जो शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किया था, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाने की बात करता था। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा के लिए ये कानून। तो उसी समय भारतीय संविधान का, जैसे आप अनुच्छेद 45 को आपने देखा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना राज्य जो है ऐसा करेगा, यानी राज्य ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 46 में कहा गया, ये बात बोली गई कि भाई अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है या कोई है, या अनुसूचित जाति का कोई जो है बालक है, या अनुसूचित जनजाति का है, या समाज के ऐसे वर्ग से आता है जो बिल्कुल पिछड़ा है, अपवंचित है, तो उनके जो है शैक्षणिक यानी शिक्षा एवं कह रहा है आर्थिक हितों का प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को आप शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जो अगर उनका शोषण हो रहा है तो उसकी आप सुरक्षा प्रदान करो। ये बात कही गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 46 में। ऐसा राज्य करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब चलिए बात करते हैं मातृभाषा में शिक्षा। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, वो संविधान का कौन सा भाग है जो मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देने की बात करता है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो संविधान का भाग 17 है और वो अनुच्छेद है 350A। तो जो भारतीय संविधान का भाग 17 और जो 350A है वो क्या कहता है, वो 350A कहता है कि प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के जो अल्पसंख्यक वर्ग हो। अब अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब मुस्लिम समुदाय से ही नहीं मतलब है, ऐसे समुदाय जिनकी संख्या जो है आपके देश में बहुत कम है। जैसे इसमें सिख भी आ जाएंगे, ईसाई भी आ जाएंगे, पारसी भी आ जाएंगे और मुस्लिम भी आ जाएंगे, यानी माइनॉरिटी भी होगा। तो ये बात कही गई 350A में। बाद में संशोधन हुआ 350 से कहा गया प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। यानी 350A यह कहता है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय का कोई बच्चा है तो उसको आप प्राथमिक स्तर पे जो है उसकी मातृभाषा में शिक्षा जो है दिलाने के लिए आप व्यवस्था करेंगे, यानी उसे मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करने की जो सरकारें हैं वो व्यवस्था करेंगी, यही बात कहेगी। अब चलो बात करते हैं अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 51 हिंदी भाषा के विकास एवं उसके बढ़ावा देने की बात करता है। यानी भारतीय संविधान का जो भाग 17 में एक अनुच्छेद 350A था, वो तो बात करता है भाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में आप शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। वहां पर यह बताया गया कि संघ का कर्तव्य होगा, यानी संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे एवं उसके प्रचार प्रसार को बढ़ाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस की भाषा बन सके। उसके पीछे
कारण क्या है कि अनुच्छेद हमारा जो 343 है, देखिए बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 343 का संबंध जो है आपकी हिंदी भाषा से है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की भाषा घोषित किया गया है, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कहाँ से मिला, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का काम अनुच्छेद 343 करता है। यह बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे जो है भाषा से है, यानी हिंदी भाषा से है। और हिंदी भाषा के बढ़ावा देने की बात कौन करता है, अनुच्छेद 351 करता है। 350 किसकी बात करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आप जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की राज्य जो है क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे बात करते हैं। अब देखिए बात हो रही है राष्ट्रीय महत्व के भाषाओं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, हालांकि आपने 7वीं अनुसूची को समझ चुके हैं, यह जो है कितने भागों में बटी है, 7वीं अनुसूची में ही समवर्ती सूची का विषय आता है जो शिक्षा है। समवर्ती सूची के विषय में शिक्षा आपकी समवर्ती सूची का विषय। अब अनुसूची 8वीं जो आती है, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान के अंदर जो है 8 अनुसूचियां थी, जिसमें 8वीं अनुसूची जो है वो जो है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं से है, यानी राजभाषा से है। तो भारतीय संविधान जब बना था तो यह भी प्रश्न आता है कि कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जब भारतीय संविधान बना था तो 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज के डेट में वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी ये राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं। और इन राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं में जो भी राज्य होगा वो शिक्षण संस्थान, जो भी शिक्षण उस राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं होंगी उन भाषाओं में जो है वो क्या कर सकता है, शिक्षा जो है प्रदान कर सकता है। ये बात यानी राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं में शिक्षा, तो आप 22 भाषाओं में जो है आप जो है शिक्षा दे सकते हैं, चाहे आपकी पंजाबी हो, चाहे आपकी हिंदी हो सोआन, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो सोआन, बहुत सारी। अब देखो बात हो रही है अनुच्छेद 344 की। ये बात कहाँ मिली, अनुच्छेद 344 जो फर्स्ट है उसमें 22 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये जो हमारी राजभाषाएं हैं 22, इन्हीं के माध्यम से जो है वहाँ के जो राज्य हैं वो अपने नागरिकों को यानी कि वो अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने की बात करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 28 है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 28 आता है। तो जो अनुच्छेद 28 है वो क्या करता है कि कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित हैं, मतलब उनकी फंडिंग से वो चलते हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी एक धर्म की शिक्षा, आप धार्मिक शिक्षा वहां पे देने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक शिक्षा देने का विरोध करता है, यानी धार्मिक शिक्षा पे प्रतिबंध लगाता है? जब पूछा गया क्वेश्चन है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 28, यानी अनुच्छेद 28 कहाँ बिलोंग करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। उनमें भी किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 28। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में बाद में 2 संशोधन हुए, जो एक 29 फर्स्ट के नाम से जाना जाता है और दूसरा 29 सेकंड। तो जरा ध्यान दो, एक तरफ तो जो है अनुच्छेद 28 के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि जो शिक्षण संस्थान होंगे वह किसी भी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी वो धार्मिक शिक्षा का विरोध करते हैं, अनुच्छेद 28। लेकिन वहीं 29 में बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक
नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं संरक्षण का अधिकार देती है। वहीं जो है जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, जिसे वो कहा है जो शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में आता है। देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, जो नागरिक का मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो जो 29 कहता, 28 की तो बात हो गई धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है शिक्षण संस्थाओं में जो वित्त पोषित हैं। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं 29 की। तो हमारा जो 29 है वो ये कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा और लिपि एवं संरक्षण, यानी अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि और इसके साथ ही साथ उसकी भाषा एवं लिपि तथा उसको अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान है। जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी जनजातियां हैं या भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, तो उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी जो मूल लिपियां हैं और उनकी जो संस्कृति है, उनको जो है भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान ये उनको अधिकार देता है अनुच्छेद 29 फर्स्ट के तहत कि वे अपने भाषा का, अपने लिपि का और यूं कहा जाए कि अपने जो है संस्कृति का वो संरक्षण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आज़ादी मिली है आपको 29। और 29(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी भारत के नागरिक को जाति, धर्म, लिंग एवं भाषा के आधार पे उसे प्रवेश से, शिक्षा के प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। यदि करता है तो वो दंडनीय अपराध है। यानी 29(2) यही कहता है कि अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, उसकी संस्कृति के आधार पे आप जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से उसे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। यह उसका मौलिक अधिकार बनता है 29(2) के तहत। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि 29(1) क्या है, यानी 29 फर्स्ट क्या है और 29 सेकंड क्या है। 29 फर्स्ट बात करता है जो है नागरिकों के जो है भाषा, लिपि एवं सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं यानी उसके संरक्षण की बात करता है। यही है कि आप जो है भाषा के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे आप जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में भारत के किसी भी नागरिक को प्रवेश से वंचित आप नहीं कर सकते हैं, धर्म के भी आधार पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो 23 है और बात करते हैं 24। तो 23-24 में आप जानते हैं कि आपका जो अनुच्छेद आपका 23 है वो आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद है, एक 23 है, एक 24 है। तो वो शिक्षा से कैसे संबंधित है, तो वहां पे देखा जाए तो ये बात बताई गई है कि अनुच्छेद 23 के तहत जो है किसी भी स्त्री की या किसी भी बच्चे की आप जो है उसका क्रय, विक्रय या उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी बच्चे का जो है आप यदि उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं या उसका जो है एक तरीके से बच्चे के साथ कोई व्यापार का मतलब यानी ये कहा जा रहा है कि यदि आप जो है ध्यान देना आप, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है राज्य, यहाँ पे मैं 14 वर्ष से ये तो है, यानी आप जो है किसी स्त्री एवं बच्चे के क्रय विक्रय एवं अनैतिक व्यापार, जैसे उसको आप क्रय विक्रय एवं अनैतिक व्यापार कि अगर किया जा रहा है तो वह एक दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी बच्चे की आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 23 कहता है, यह दंडनीय अपराध है। अब अनुच्छेद 24 कैसे शिक्षा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 का जो है जो शोषण के विरुद्ध राइट है वो ये कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी जो है
कल कारखाने या किसी जोखिम भरे काम में उस बच्चे को आप नहीं लगा सकते। यह आपका अनुच्छेद 24 कहता है। शोषण के विरुद्ध राइट में यह बात दी गई है। तो किसी भी अगर ऐसा आप कर रहे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, जहां उसको शिक्षा पाने का उसका मौलिक अधिकार है, यदि उसे आप किसी कल कारखाने में या उससे कोई जोखिम भरा काम कराया जा रहा है या उससे बधुआ मजदूरी कराई जा रही है, तो वो क्या है, उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन है, यानी दंडनीय अपराध है। तो ये बात समझ में आई। ये बच्चे से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 का संबंध आपने देखा और अनुच्छेद 24 का आपने देखा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 15। तो देखिए अनुच्छेद 15 कहता है कि आप जो है अनुच्छेद 15 में ये बात देखिए, अनुच्छेद 14 तो कहता है कि विधि के समक्ष समानता, समता के राइट का अनुच्छेद 14 है। विधि के समक्ष समानता यानी राज्य यानी देश जो कानून बनाएगा, जो विधि बनेगी, वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, चाहे देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, चाहे भारत का एक आम नागरिक। जो अनुच्छेद 15 कहता है वो ये कहता है कि आप जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष या मतलब इस जात यानी जाति, धर्म, मजहब, स्त्री, पुरुष, इन सभी में आप कोई भी भेद नहीं कर सकते। यदि आप मेल फीमेल में भेद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समता के राइट का हनन करते हैं। लेकिन इसी में एक अपवाद दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 का जो 3 है यानी 15(3) क्या कहता है कि राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 का देखा जाए, अनुच्छेद 15 तो अगर किसी भी मेल फीमेल के साथ भेद कर रहे हैं, मेल के लिए अलग कानून, फीमेल के लिए अलग कानून, तो गलत है। लेकिन उसी अनुच्छेद 15 के अपवाद के 3 में यह बात बोली गई है कि नहीं, अगर राज्य को जरूरत पड़ी तो स्त्री या बच्चे के संबंध में वो अलग से विधि बना सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। तो यही बात 15(3) में राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध जो है कर सकता है, ये बात बताई गई। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में आपने देखा कि आखिरकार हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो है शिक्षा से संबंधित समय समय पर वो कौन से प्रावधान किए गए। तो वो आपको पता चला कि 7वीं अनुसूची को आपने देखा, 8वीं अनुसूची आपने देखा, अनुच्छेद 45 को देखा, 46 को देखा और 351 की बात करी गई, और जो है हिंदी भाषा के विकास अनुच्छेद। तो ये जितना भी आपने देखा और आपने देखा कि आपके देश में RTE 2009 किसके तहत बनी, यानी वो जो है जब आपके देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनता है, यानी आपके जब वो फंडामेंटल राइट बन जाता है, तो उसके बाद जो है जो भारतीय संसद है उसने जो है अपने देश में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है बाल शिक्षा यानी अधिकार अधिनियम सन 2009 बनाती है और 1 अप्रैल सन 2010 से लागू माना जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, चूंकि आप ध्यान देना कि यहाँ से टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम, UPSI, UPP और जितना भी UPSSC यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, चाहे लोअर हो, चाहे UPPCS हो, चाहे आपका क्यों न जो है IAS एग्जाम हो, तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता है 100%। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के बीच, फ्रेंड के बीच या जो आपका सबसे करीबी हो उसके बीच आप ज़्यादा शेयर करने का काम करें। और आप यदि हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।